बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेक और बाय, इसको बिल्ड और बाय भी कह सकते हैं, इसको आउटसोर्स करना या इन हाउस बनाना भी कह सकते हैं। ये उमर सईद साहब का क्वेश्चन है कि मेक करना चाहिए या बाय करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ बता दें। तो उमर सईद साहब, ये डिसीजन करने के लिए आपको कुछ फैक्टर के ऊपर देखना पड़ेगा, जैसे बिजनेस स्ट्रेटजीज, रिस्क, इकोनॉमिक फैक्टर, कॉस्ट और बेनिफिट क्या है। यानी जब भी आप कुछ, इसको आउटसोर्स करना भी कहते हैं कि अगर आपने इन हाउस कुछ करना है तो वहाँ पे क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, आपके रिस्क क्या है, बेनिफिट क्या है, और अगर आपने आउटसोर्स करना है तो फिर क्या है। तो इसी को जब प्रोक्योरमेंट में कुछ चीज़ें आती हैं, वो गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए आप सोच सकते हैं कि क्या हमने इनको खुद इन हाउस अरेंज करना है गुड सर्विसेज को, या कि इनको बाय करना है, या इसको आउटसोर्स करना है हमने। तो अब सर्विसेज में आपके पास जेनिटोरियल सर्विसेज हो सकती हैं कि आप इन हाउस भी स्वीपर रख सकते हैं और बाहर से भी आउटसोर्स कर सकते हैं। अब डॉक्टर या मेडिकल की सर्विसेज इन हाउस भी डॉक्टर अपॉइंट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में और आउटसोर्स भी कर सकते हैं। ऐसे कोई लॉ फर्म को एज ए कंसल्टेंट इन हाउस भी अपॉइंट कर सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं। ऐसे मेंटेनेंस की सर्विसेज हो सकती हैं कि आप कुछ एसी की मेंटेनेंस हो सकती है, गाड़ियों की मेंटेनेंस हो सकती है, या जो भी चीज़ें आपके प्रोडक्शन में चल रही होती हैं उनकी मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए आप इन हाउस भी मैकेनिक रख सकते हैं, आउटसोर्स भी कर सकते हैं। ऐसे सीसीटीवी के लिए आप इन हाउस मैकेनिक रख सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं। जनरेटर के लिए सिमिलरली इन हाउस एक मैकेनिक रख सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। लाजवाब चीज़ें हैं। इवन के ह्यूमन रिसोर्स आप इन हाउस या तो अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकते हैं या आप आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे गार्ड के जितनी भी गार्ड कंपनीज हैं जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं कि बाहर से ले लें, या आप अपने गार्ड्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे लाजदार सर्विसेज हैं जो कि आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, इन हाउस भी कर सकते हैं। इसी तरह आईटी की सर्विसेज भी आप, अगर आपकी कंपनी में कम आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं तो आप इसको आउटसोर्स कर सकते हैं, या इन हाउस आप अपना आईटी डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। इवन हर फंक्शन जो है वो आप यानी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोक्योरमेंट सोच सकती है, मैनेजमेंट सोच सकती है कि हमने इसको इन हाउस करना है या आउटसोर्स करना है। तो अब वो चीज़ें जिसमें रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, जनरल आइटम भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, आप इनको इन हाउस भी कर सकते हैं, आउटसोर्स भी कर सकते हैं। यानी इन हाउस या बाय, ये डिसीजन लेना अब मैनेजमेंट या फिर प्रोक्योरमेंट का काम है, या प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को गाइड कर सकती है, सजेशन दे सकती है कि ये अगर हम इन हाउस करें तो ज़्यादा बेनिफिट है बजाय इसके कि हम इसको बाज़ार से प्रोक्योर करें। तो अब ये जो डिपेंड करता है कि हमने मेक करना है या बाय करना है, इसकी ये डिपेंड करता है बिज़नेस स्ट्रेटजी क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे कि अगर आपने इन हाउस कुछ करना है तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट मशीनरी चाहिए, एक्सपर्ट प्रोफेशनल चाहिए। तो ये सब अगर कंपनी इतना जा सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, ये सब एक्टिविटी को लुक आफ्टर कर सकती है, तो फिर वो इन हाउस कर लेगी अगर उसको इसमें बेनिफिट नज़र आ रहा है। अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल है उसकी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, तो फिर वो इन हाउस कर लेगी। अदरवाइज़ अगर वो ये सारी एक्टिविटी नहीं करना चाहती तो फिर वो इसको आउटसोर्स कर लेंगे या इसको बाहर से प्रोक्योर कर लेंगे। 19 सेंचुरी के स्टार्ट में जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी 1950, 60 तक, ये सारी इन हाउस हो रही थी। फोर्ड कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मोटर कंपनी और जिसने बहुत सारे जो स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ इसमें अडॉप्ट की और सिस्टम्स दिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़ुद बनाना शुरू कर दी थी। उन्होंने टायर अपने खुद बनाना शुरू कर दिए, उन्होंने अपनी पोस्चर, सीटें, स्पेयर पार्ट्स, हर चीज़ फोर्ड कंपनी खुद बनाती थी। और ये जो सिस्टम है ये कोई 50-60 साल चलता रहा कि जितनी भी बड़ी कंपनी थी वो अपनी सब ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाती थी।
लेकिन फिर 50-60 ऑनवर्ड जो है जापान की जब इकॉनमी ग्रो करना शुरू हुई तो उन्होंने सब चीज़ों को आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी जो एक्सपर्टीज़ थी कि अगर हमने गाड़ी बनानी है तो हमने जस्ट असेंबल करनी है या हमने सिर्फ इंजन के ऊपर फोकस करना है और बाकी चीज़ें हमने मार्केट से लेनी है, तो उन्होंने सब चीज़ों को आउटसोर्स कर दिया। और वो जो कंसेप्ट था कि हर चीज़ खुद बनाओ और कॉस्ट इफेक्टिव होगी या अपने कंट्रोल में होगी, क्रिटिकल जो सिचुएशन हो सकती है कि सप्लाई नहीं आई इन चीज़ों की तो उस पर काबू रहेगा, तो हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, खुद मैनेज करेंगे, खुद ही उनको असेंबल करेंगे और आगे सप्लाई कर देंगे। तो ये जो कंसेप्ट ये 50-60 साल चला है, उसके बाद ये ख़त्म हो के फिर आउटसोर्सिंग का जो टाइम है वो शुरू हो गया। तो जितनी भी जापानीज़ प्लस फिर अदर जितनी भी दुनिया में बाकी कंट्री थे वो भी सब आउटसोर्सिंग पे चलना शुरू हो गए। और वहाँ पे यही जो मेन जो ऑब्जेक्ट था उनका वो ये था कि जो हमारी कोर एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारा अपना जॉब है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, तो बाकी चीज़ें हम बाज़ार से ले लेते हैं। तो ये बहरहाल मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है। लेकिन अभी जो दुनिया में चल रहा है वो यही है कि जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं आप उसके ऊपर फोकस करें और बाकी सब कुछ जो आपको चाहिए वो आप मार्केट से ले लें, ताकि आपका टाइम बचे, आपकी कॉस्ट बचे, आपको बेस्ट जो चीज़ है उसमें वो आप मार्केट से उठा लें और अपना टाइम उस काम पे लगाएं जो आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो इस तरह से ये अभी जो चल रहा है वो ये है कि आप मैक्सिमम चीज़ों को आउटसोर्स कर लें, तो इससे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता है। बहरहाल ये सोचना कंपनी का काम है। लेकिन इनिशियल स्टेज में ऐसा ही होता है कि जैसे अभी बहुत सारे पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में गारमेंट्स के ब्रांड्स इंट्रोड्यूस हुए, तो इन्होंने स्टार्ट में सिर्फ एक छोटा स्टिचिंग यूनिट लगा के बाकी सब चीज़ें आउटसोर्स करना शुरू कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप समझें कि एक लेडीज़ सूट का ब्रांड है, तो वो पहले उन्होंने कुछ सूट स्टिच करवाए बाहर से और उनको आउटलेट्स पे रख दिया। एक आउटलेट्स पे रख दिया, बिकने शुरू हो गए। फिर एक और आउटलेट्स बनाया, फिर उसके ऊपर कुछ और सूट बाहर से बनवा के रख दिए, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो ऐसे अगर एक एक आउटलेट के ऊपर 100 सूट पड़े हैं, तो अब उनके जैसे ही 500, 600, 1000 सूट हुए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो फैब्रिक को खुद ख़रीदें और उसको डाई प्रिंट करवाना शुरू कर दें, ताकि एक प्रोसेस हमें इजी हो जाए, हमें कुछ कॉस्ट सेविंग हो जाए। तो अब उन्होंने एक प्रोसेस खुद करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक और प्रोसेस ऐड किया कि हम इसकी स्टिचिंग भी खुद शुरू कर दें। फिर एक और प्रोसेस ऐड किया कि क्यों ना हम पीछे कोई छोटा वीविंग यूनिट लगा लें और जो यार्न है वो मार्केट से उठाएं, उसको उससे कपड़ा बने, और बाकी प्रोसेस तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर एक और पीछे गए कि क्यों ना यार्न भी हम खुद बनाना शुरू कर दें, हम कॉटन परचेज़ करें तो यार्न बनाएं और फिर वीव करें, फिर उसको प्रिंट करें और फिर उसकी स्टिचिंग करें। तो इस तरह से ये बैक एंड की तरफ से एक एक स्टेप कि जब आपका बिज़नेस छोटा है तो आप सब कुछ मार्केट से ले लें, थोड़ा बिज़नेस बढ़ेगा तो उनमें से कुछ चीज़ें खुद करना शुरू कर दें, फिर थोड़ा और बिज़नेस बढ़ा, आपके पास और इन्वेस्टमेंट आ गए, तो अब आपने एक और स्टेप पीछे जाके उसको कुछ और बनाना शुरू कर दिया। तो इसको इकोनॉमी ऑफ स्केल का आप इस पे अप्लाई करें कि जितनी आपका स्केल बढ़ता जा रहा है, बिज़नेस का आइटम बढ़ते जा रहे हैं, सेल बढ़ती जा रही है, तो उतना ही आपकी कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाएगी अगर आप खुद करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 100 सूट की आपकी सेल है और आपने 100 ही बनाने हैं, तो आप उसके लिए ना तो कोई यार्न बनाने का यूनिट लगा सकते हैं, ना वीविंग लगा सकते हैं, ना प्रिंटिंग लगा सकते हैं, इवन ना स्टिचिंग भी नहीं लगा सकते। तो वो 100 सूट आप रेडीमेड ही कहीं से ख़रीद के रखेंगे और सेल कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो 100 सूट 1 लाख सूट के ऊपर चला जाएगा, तो फिर आप बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लें। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का फार्मूला है। तो जितना स्केल उसका कम होगा उतनी आउटसोर्स होगी, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप इन हाउस में आ जाएंगे।
नंबर 2 है रिस्क, कि आपके रिस्क कितने इन्वॉल्व है। आपकी जो भी प्रोडक्ट है अगर आप उनको इन हाउस बनाते हैं या आउटसोर्स करते हैं, यानी कि बाय करते हैं मार्केट से, तो किस साइड में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। हो सकता है कि इन हाउस बनाने में आपको ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो कि आपको कुछ प्रोप्राइटरी उसके राइट्स हों किसी के पास। जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहें तो आपको पता लगेगा कि इसका जो कैमरा है उसके प्रोप्राइटरी राइट फ़लाँ के पास हैं, इसका जो चिप है फ़लाँ चिप ऑडियो वाली उसके पास है, और वीडियो चिप उसके पास है, इसका प्रोसेसर उससे लेना है। तो जब इतने बहुत सारे जो सोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे उतने रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ भी और रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। तो आप अपने रिस्क को पहले चेक करते हैं कि अगर हम इन हाउस बनाएंगे तो हमें कितनी चीज़ें बाहर से इनके रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट या पार्ट्स लेने पड़ेंगे, तो उनमें क्या क्या रिस्क है, उनके सोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं दुनिया में, किस किस जगह से आ सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम हो सकता है। जैसे आजकल कंटेनर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फ्रेट बहुत हाई चला गया, तो इस तरह के कुछ भी रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उन रिस्क को पहले चेक कर लें कि क्या क्या रिस्क पॉसिबल हैं। तो अगर वो रिस्क आपकी ग्रिप में है, आपका कंट्रोल में है, या आप समझते हैं कि मिनिमम है, तो फिर आप उसको इन हाउस पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप आउटसोर्स कर सकते हैं उसके लिए। इकोनॉमिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा। इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इकॉनमी रिलेटेड, आपकी लोकल इकॉनमी भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड वार 2 से आगे 40-50 साल तक उन्होंने बेपनाह तरक्की की। जैसे कि आप जापान की एग्जांपल ले सकते हैं कि एक टाइम था कि दुनिया में जापान कोई भी चीज़ आप उठाते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या कोई और, तो वो मेड इन जापान होती थी। लेकिन अभी वो सब ख़त्म हो चुका है। अभी जापानीज़ चीज़ें आपको किसी जगह नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि एक और भी इकोनॉमिक फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहरहाल इनको भी आपको देखना चाहिए कि क्या ये आप जो इन हाउस करने जा रहे हैं या आउटसोर्स करने जा रहे हैं, दोनों में इन्वॉल्व होगा। अगर आप आउटसोर्स भी करते हैं तो फिर भी इकोनॉमिक फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होंगे। कॉस्ट सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर इन हाउस करते हैं तो कॉस्ट क्या आएगी, आउटसोर्स करते हैं तो कॉस्ट क्या आएगी। और दोनों में पॉसिबिलिटी है कि आप कॉस्ट का बेनिफिट इन हाउस में भी ले सकते हैं, आउटसोर्स में भी ले सकते हैं। जब आप आउटसोर्स में जाते हैं तो आउटसोर्स में आपको ऐसे सप्लायर मिलते हैं जो कि बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उनकी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम होती है और वो उसको थोड़े प्रॉफिट पे आगे सेल कर देते हैं। जैसे चाइनीज़ आइटम को अगर आप कंपेयर करेंगे दुनिया में दूसरे ममालिक की आइटम से, तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री चाइना की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आती है, और वो अपनी उसी कम कॉस्ट को कम कीमत पे रख के आगे दुनिया को सेल कर देते हैं। तो लेकिन हो सकता है कि आप इन हाउस ज़्यादा कम कॉस्ट के ऊपर बना सकें और ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप इन हाउस कम कॉस्ट कर सकते हैं तो फिर आप इन हाउस जाएंगे, अदरवाइज़ आप बाइंग की तरफ जाएंगे। बेनिफिट्स हैं कि आप ओवरऑल क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं इन हाउस या बाइंग में, उसको भी आप लिस्ट डाउन करके देख लें कि अगर मैं इन हाउस करता हूं तो ये बेनिफिट हो सकते हैं, आउटसोर्स करता हूं तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको इन हाउस उतने एक्सपर्ट लोग ना मिलें तो आपको नुकसान हो जाए, और आउटसोर्स में चूँकि कुछ लिमिटेड लोग अवेलेबल होंगे तो उनकी एक्सपर्टीज़ वहीं पे चल रही होती हैं। जैसे अगर एप्पल अपने फ़ोन चाइना से बनवा रहा है तो वो वहाँ पे कंफर्टेबल है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, वो उसको दो स्प्लिट नहीं कर सकता कि एक यूनिट ब्राज़ील में लगा दे, एक वहाँ पे लगा दे। तो हो सकता है ब्राज़ील में उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जो कि उसके नियरेस्ट कंट्री है, या कुछ और इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं। बाज़ कात जो पावर कंट्रीज़ होते हैं जिन्होंने दुनिया को कंट्रोल करना होता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं कि हमारे इंटरेस्ट किस किस जगह पर है। कि अगर उनके इंटरेस्ट जापान में है, कोरिया में है, मलेशिया में है,
ताइवान में है, तो वो वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, वहाँ पे अपने बिज़नेस को भी करेंगे, बल्कि सम टाइम बहुत सारी चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी लो, इसको इस तरह से यूज़ करो, अपना इकॉनमी को आगे बढ़ाओ, बिज़नेस करो, खाओ पियो कमाओ और ग्रो करो, क्योंकि उनके इकोनॉमिक फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो और जबकि दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी कंसीडर करनी चाहिए कि बेनिफिट ओवरऑल आप क्या ले सकते हैं। मकसद ये है कि सिंपली आपने इन हाउस करना है या प्रोक्योर करना है, दोनों में आपके बेनिफिट क्या आ रहे हैं, आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है मैनेजमेंट की, क्या वो ये इस डिसीजन पे जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कंसीडर करेंगे तो ही आप ये डिसीजन कर सकते हैं कि आपने इन हाउस करना है या आउटसोर्स करना है। और इकोनॉमी ऑफ स्केल भी इसका एक अहम हिस्सा है कि जो प्रोडक्ट आप इन हाउस या बाय के लिए देख रहे हैं कि उसका साइज़ क्या है, उसकी आपके लिए उसकी कितनी वॉल्यूम क्या है उसका, जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।